नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने किया भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 50 से अधिक देशों के 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। पीएम ने कहा, आज का भारत अपनी बात भी रखता है और ग्लोबल साउथ की आवाज भी उठाता है। भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध के संदेश में है। परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में रिकॉर्ड भागीदारी। 2,79,000 करोड़ से अधिक हुआ पंजीकरण। पीएम मोदी की उल्लेखनीय पहल परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने में कर रही है मदद। दिव्य महाकुंभ की भव्य तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे। संगम घाट पर चल रही महाकुंभ की तैयारियों की ली जानकारी। और तिरुपति मंदिर में भगदड़ में 5 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटनास्थल और अस्पताल का दौरा कर स्थिति का लिया जायजा। मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा 25 लाख का मुआवजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो भारतीय प्रवासियों से जुड़ने और प्रवासियों और देशवासियों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ओडिशा राज्य सरकार के साथ साझेदारी में भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है, एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जिस देश में भी जाते हैं वहां बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं। पीएम ने कहा कि प्रवासी भारतीयों के दिल में भारत धड़कता रहता है। सिखानी नहीं पड़ती, हमारा जीवन ही डायवर्सिटी से चलता है। इसलिए भारतीय जहां भी जाते हैं वहां की सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं। हम जहां जाते हैं वहां के रूल्स, वहां के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। हम पूरी ईमानदारी से उस देश की, उस सोसाइटी की सेवा करते हैं। वहां की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इन सब के साथ ही हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो प्रवासी भारतीयों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है। ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और 3 सप्ताह की अवधि के लिए भारत में पर्यटन और धार्मिक महत्व के कई स्थलों की यात्रा करेगी। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का संचालन प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया गया है। देश भर के छात्रों को केंद्र में रखकर शुरू किया गया परीक्षा पे चर्चा अभियान अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के इस पहल को देश और विदेश से सराहना मिल रही है। परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण के लिए अब तक रिकॉर्ड 2,79,00,000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया 14 दिसंबर को शुरू हुई और 14 जनवरी तक जारी है। दरअसल हर साल परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश दुनिया के विद्यार्थियों से सीधे संवाद करते हैं।
पीएम मोदी की इस पहल से छात्रों को न केवल परीक्षा से होने वाले तनाव को कम करने में मदद मिलती है, बल्कि प्रधानमंत्री के सुझाव से उन्हें परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में भी सहायता मिलती है। इस कार्यक्रम में कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र शामिल होकर पीएम मोदी से पढ़ाई के मुद्दे पर सीधे संवाद करते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्वीकृत युग में प्रवासी समुदाय महत्वपूर्ण होता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में हम जिन जन केंद्रित परिवर्तनों को बढ़ावा देते हैं, उनसे प्रवासी समुदाय को भी लाभ होता है। In a globalized era, the diaspora only becomes more important with each passing year. Whether it is technology, best practices or resources, be it tourism, trade or investment, the two-way flows you enable are invaluable. Very people-centric changes we promote in India also benefit the diaspora. This could be enhancing the ease of doing business, promoting ease of living, or facilitating connectivity and travel. दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दिल्ली चुनाव पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली के जन जन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और देश में हो रहे विकास कार्यों को लेकर पहुंचाएंगे। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे सभी विभागों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं और आने वाले 4 घंटे के अंदर दिल्ली की जनता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं और जो दिल्ली की जनता ने निर्णय कर लिया है कि आपदा को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है, इस मुद्दे को आगे ले जाते हुए दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जेपी नड्डा जी के अध्यक्षता में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिसाब से दिल्ली के जन जन के समक्ष जाएगी और हमारा पॉजिटिव एजेंडा सामने रखेगी। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और अब बात महाकुंभ की। महाकुंभ की तैयारियां व्यापक स्तर पर जारी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे। योगी ने संगम घाट पर चल रही महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही वो अखाड़ों के शिविरों में भी गए। सीएम महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर है। उन्होंने गुरुवार को लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी विरासत को याद किया। उन्होंने कहा कि गांधी के अहिंसा, सत्य और आत्मनिर्भरता के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और वे आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ढांचे को प्रेरित करती रहती हैं।
उन्होंने आगे कहा कि संघर्षों और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे विश्व में गांधी जी की शांति और सहयोग की सोच आशा की किरण के रूप में कार्य करती है। लोकसभा अध्यक्ष ने इन सिद्धांतों को अपनाने के बहुत से फायदे बताते हुए कहा कि इससे हम लोगों की गरिमा को बनाए रख सकते हैं। संभल के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि 1978 के दंगों की कोई जांच नहीं हो रही है, सिर्फ आख्या रिपोर्ट मांगी गई है जो दी जाएगी। एमएलसी श्रीश चंद्र शर्मा द्वारा एक पत्र दिया गया था। उस पत्र के माध्यम से रूल नंबर 115 द्वारा शासन ने पुलिस से एक आख्या मांगी है, जिसमें सिर्फ एक सूचना शासन को देनी है। दोबारा जांच वाली बात ऐसा कुछ नहीं है। ये एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय एमएलसी श्रीश चंद्र शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। याचिका में कमेटी ने मस्जिद की सीढ़ियों और प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। मस्जिद कमेटी ने इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट से जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। साथ ही कमेटी ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं करने की भी मांग की है। याचिका में कमेटी ने प्रशासन द्वारा शांति और सौहार्द स्थापित करने के लिए उचित कदम नहीं उठाने का भी मामला उठाया है। तिरुपति में हुई भगदड़ की घटना के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में घटनास्थल निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री घायलों से मिलने सिम्स अस्पताल भी पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने घायलों का हाल जाना और उन्हें दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। तिरुपति मंदिर में मची भगदड़ मामले को लेकर आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव तिरुपति पहुंचे और हादसे पर शोक जताया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने स्विम्स अस्पताल जाकर घायलों को दिए जा रहे उपचार की भी जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही घटना के जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, तो उसमें से 5 लोग का मृत्यु हुआ है और लगभग 40 लोग घायल हुए हैं। जब से हुआ है तब से जो रुया हॉस्पिटल या स्विम्स में जो भी मेडिकल सर्विसेज देना है वो सब उनको मिल रहा है। अब सरकार भी एक जितने भी मृत्यु हुआ है उनका 25 लाख का एक्स-ग्रेशिया भी दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान एल मुरुगन ने कई कार्यक्रम में भाग लिया। एल मुरुगन ने एर्नाकुलम में आयोजित सूक्ष्म वन कार्यक्रम की परियोजना का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम केरल की प्रिय कवित्री सुगाता कुमारी के नवाती समारोह का हिस्सा था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेड़ लगाने के लिए शुरू की गई योजना एक पेड़ मां के नाम योजना से विभिन्न हरित परियोजनाओं को बल मिलेगा। सभी विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। नमामि गंगे समेत अन्य परियोजनाएं भी इसी का हिस्सा हैं। इसके साथ ही एल मुरुगन तिरुवनंतपुरम में विभिन्न केंद्र सरकार के मीडिया संस्थानों के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे।
Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji is inspired to our Ammas, and our Prime Minister launched the program also. And our Prime Minister's mission to the protection of the environment, he launched a program, it's called Life for Conservation of the Biodiversity. छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुकमा और बीजापुर जिले के बॉर्डर में गुरुवार सुबह से पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की टीम ने नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 इलाके को घेर रखा है। इलाके में रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं इससे पहले थाना अवापल्ली क्षेत्रांतर्गत मुरदंडा के पगडंडी मार्ग से आईईडी बरामद किया गया था, जिसे सुरक्षा बलों द्वारा मौके पर नष्ट किया गया है। सुकमा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने ऑपरेशंस में सफलता मिली है। 3 नक्सली मारे गए हैं। जो कुछ किया है नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवानों के साथ, जवानों में बड़ा आक्रोश है। मैं मिला हूं, उनकी भुजाओं की ताकत से फिर मैं कहता हूं नक्सलवाद समय पर खत्म होगा। 3 नक्सलियों का शव बरामद किया जा चुका है। अभी सर्च जारी है। उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्बास अंसारी के प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ निचली अदालतों का ऐसा रवैया चिंताजनक है। बता दें कि अब्बास अंसारी ने आरोप लगाया था कि उनके प्लॉट से जुड़े विवाद को लेकर दायर याचिका हाई कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग है, जिस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। वहीं इस तरह की याचिका दाखिल करने वाले दूसरे लोगों को सुनवाई के साथ हाई कोर्ट राहत भी दे चुका है। गौरतलब है कि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर लेता तब तक हम प्लॉट पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दे रहे हैं। इस दौरान वहां अब्बास अंसारी या सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होगी। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। एनसीसी कैडेटों ने सेना प्रमुख को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर सेना प्रमुख ने कैडेटों को संबोधित भी किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की रिपोर्ट। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गुरुवार को दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2025 का दौरा किया। एनसीसी के तीनों स्कंधों ने सेना प्रमुख को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गार्ड का निरीक्षण किया। फ्लैग एरिया, शिप मॉडल, एयर मॉडल और हॉल ऑफ फेम का जायजा लेते हुए देश भर के राज्यों से आए कैडेटों से भी उन्होंने मुलाकात की। सेना प्रमुख के समक्ष बैंड की प्रस्तुति भी की गई। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कैडेटों को संबोधित करते हुए एनसीसी कैडेट के रूप में अपने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी का हिस्सा बनना केवल एक गतिविधि नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। चरित्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका की बात करते हुए उन्होंने एनसीसी को अनुशासन पैदा करने के साथ ही राष्ट्रीय एकता की मजबूत भावना को बढ़ावा देने वाली संस्था बताया। As I recall my NCC enrollment number 73727, which I had for 7 years, and the cherished days I spent as NCC cadet. Being part of NCC is in fact a way of life. The formative years as a cadet shall forge a unique identity for each one of you and shall form the edifice of your achievements later in life. I feel proud to be part of NCC Alumni Association also with number 164. Dear cadets, as I look at you today, I see not just the leaders of tomorrow, but the custodians of our country's heritage and future. इस मौके पर एनसीसी कैडेटों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय के कैडेटों ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। सेना प्रमुख के समक्ष एनसीसी कैडेटों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। अपने कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया, आइए बात करते हैं। जम्मू की छात्रा कैडेट हैं। हमने जो डांस परफॉर्म किया है उसका नाम था एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें हमने दिखाया कि किस तरह से
जम्मू कश्मीर, बहुत सारी स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में, लेकिन हम सब एक साथ हैं और एक ही कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें भी यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और हमने अपनी इंडिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं। हम जब एक साथ रहेंगे तो हम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। उस टाइम पे हमें दुनिया की कोई ताकत ब्रेक नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर जो है ये हमेशा भारत का हिस्सा रहा है, हिस्सा है, हमेशा रहेगा। हम हिंदुस्तानी है, थे और हमेशा रहेंगे। हम दिखाना चाहते हैं कि एक भारत कैसे यूनिटी हमारी बनती है फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, और मैं कहूँगी जिले। तो कैडेट जो है रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करके काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्साहित इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अपने कार्यक्रम के माध्यम से इन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गोल्डन आवर अवधि में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। गंभीर चोट के बाद पहले 1 घंटे यानी गोल्डन आवर को इलाज के लिए सबसे अहम माना जाता है। कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में अगर गोल्डन आवर के दौरान ज़रूरी उपचार नहीं मिलता है तो घायलों की जान जा सकती है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 162 के तहत केंद्र सरकार पर गोल्डन आवर के दौरान दुर्घटनाओं के पीड़ितों के कैशलेस उपचार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि हादसे के शिकार के करीबी और परिजन उसके आसपास नहीं होते हैं, इसलिए उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है। घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में आवश्यक उपचार मिलना चाहिए। अक्सर गोल्डन आवर में ज़रूरी इलाज से मना कर दिया जाता है। अस्पताल कभी कभी पुलिस के आने तक इंतज़ार करते हैं। ऐसे में कैशलेस योजना ज़रूरी है। इस मामले में 24 मार्च को दोबारा सुनवाई होगी। पिछले साल 4 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा ने अगाती द्वीप को सुर्खियों में ला दिया था। अब 1 साल बाद अधिकतर भारतीयों की छुट्टियों के लिए वह पसंदीदा जगह बन गई है। वर्तमान में लक्षद्वीप के लिए अगाती एयरपोर्ट से हर दिन 5 छोटी उड़ान सेवाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही पर्यटन के लिए अगाती तक साप्ताहिक कॉर्डेलिया क्रूज सेवाएं भी संचालित हो रही हैं। हवाई उड़ानों के बढ़ने से एयरपोर्ट पर प्रतिदिन आने वाले यात्रियों की संख्या में भी सालाना आधार पर 5 गुना वृद्धि हुई है। अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच अगाती एयरपोर्ट पर 69,000 से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की है। प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर पूरी अयोध्या सजने लगी है। अयोध्या के तमाम घाटों और आध्यात्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण का काम लगातार जारी है। विद्या कुंड, जानकी कुंड, भारत कुंड, सूर्य कुंड और दशरथ कुंड जैसे 148 आध्यात्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। भगवान श्री राम ने जहां पर विद्या अध्ययन किया, उस विद्या कुंड से देखिए संवाददाता अजय मिश्र की स्पेशल रिपोर्ट। श्री धाम अयोध्या में पिछले 1 वर्षों से जो विकास कार्य हो रहे हैं उसका असर जमीन पर कितना दिखाई दे रहा है वो आपको अयोध्या में आकर के पता चलेगा। जब भी आप यहाँ पर लता मंगेशकर चौक, श्री राम जन्मभूमि, श्री हनुमानगढ़ी और आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि विकास क्या होता है। लेकिन सिर्फ विकास मंदिरों तक सीमित है ऐसा नहीं है। मैं इस वक्त बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान पर आपको लेकर के आया हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने विद्या प्राप्त की थी और ये है प्रसिद्ध विद्या कुंड जो कि श्रीधाम अयोध्या का एक अत्यंत प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल है। और जिस तरह से कहा जाता है कि उन भगवान को विद्या अध्ययन करने की क्या आवश्यकता पड़ी, जो भगवान, जो परब्रह्म परमात्मा, ऐसा कहा जाता है कि जिनके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हुए हैं, उनको क्या पढ़ने की आवश्यकता हो गई। लेकिन ये वही स्थान है जब गुरु वशिष्ठ के पास आकर के भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने संपूर्ण मानवता को वर्णाश्रम व्यवस्था का आदर्श स्थापित करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने जीवन को व्यतीत किया। और बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो कुल मिलाकर के 148 आध्यात्मिक केंद्रों का चयन किया गया है सरकार के द्वारा, जिनका पुनरुद्धार किया जा रहा है और इसका असर यहाँ के स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो स्थानीय
तीर्थ पुरोहित हैं, वो हमारे साथ हैं। यहाँ पर विद्या कुंड के महत्व हमारे दर्शकों को बताइए। विद्या कुंड का महत्व यही है कि भगवान जब बाल रूप में थे तो रामायण में तुलसीदास जी ने संक्षेप में लिखा ही है कि तो मानव कल्याण के लिए जो है अवतार लिए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या माता को वचन दिए थे। इसलिए वो नर लीला कर करके नारायण जो है स्वयं और एक साधारण मनुष्य बन करके उन्होंने दिखाया कि हम परमेश्वर बन करके विद्या नहीं ग्रहण कर रहे हैं, हम आम जनता के तरीके यहाँ विद्या ग्रहण किए और थोड़े ही समय में वो परिपूर्ण विद्या के जानकार हो गए और उनको राक्षसों के मारने की बल शक्ति सब गुरुजी ने दे दिया। ये देखिए, ये बात करते करते तीर्थ पुरोहित जी थोड़ा सा भावुक हो गए। आपको बताएं कि विश्वामित्र जिस घटना का ये जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें मारने वाला नहीं चाहिए, मार तो मैं स्वयं भी सकता हूँ राक्षसों को, लेकिन हमें तारने वाला चाहिए। यानी ऋषि जो कार्य करते हैं वो उन राक्षसों को तारने के लिए भी भगवान श्री राम को यहाँ से लेकर के गए। तो एक तरह से गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के रूप में उनको 2 गुरु प्राप्त हुए। और जो इस तरह के कुंडों का पुनरुद्धार किया जा रहा है वो यहाँ अयोध्या की जो सांस्कृतिक पहचान है, जो आध्यात्मिक पहचान है, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य लगातार जारी है। और प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर भी इसका असर यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कैमरामैन सुमन के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, श्री अयोध्या धाम। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को बड़ी राहत दी है। अब रेटिंग एक्शन की समय सीमा कैलेंडर डे के बजाय वर्किंग डे के आधार पर तय होगी। इस कदम का उद्देश्य नियमों को अधिक लचीला और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए व्यवहारिक बनाना है। नए नियमों के तहत CRA को रेटिंग एक्शन के लिए तय समय सीमा में बदलाव से कामकाज में आसानी होगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के कामकाज में सुधार के लिए सेबी ने नियमों में बदलाव किया है। इससे CRA को वीकेंड और छुट्टियों के दौरान बैंकों या डिबेंचर ट्रस्टी जैसे संस्थानों से डील करने में आने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड की पेरेंट कंपनी मेटा ने अमेरिका में अपने फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम को खत्म करने की घोषणा की है। अपने इस फैसले के तहत मेटा अब पहले प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के फैक्ट चेक के लिए किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पर निर्भर नहीं रहेगी। इसकी जगह कंपनी यूजर द्वारा संचालित कम्युनिटी नोट्स प्रणाली को अपनाएगी, जो पहले से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X द्वारा लागू है। मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग ने कहा है कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स में कई खामियां देखने को मिली। मेटा के इस फैसले से भारत सहित पूरी दुनिया के फैक्ट चेकर्स की चिंताएं बढ़ गई हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।